हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पी ब्लॉक के लास्ट वीडियो आपको बताए दिए गए हैं, जिसमें मैंने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चाएं आपसे की हुई थी और उस कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं। जैसे एक में आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में और दूसरा एक आयनिक रेडियस के बारे में समझाया गया था। और इसमें पी ब्लॉक के लगभग 5 वीडियो आपको दे दिए गए हैं। जिनको भी अगर ये वीडियो नहीं मिला है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। और वीडियो जो भी आपको इसमें दिए जाते हैं, ये कहा भी जाता है आपसे कि इसको अधिक से अधिक शेयर भी किया करें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं लोग वो भी वीडियो को देख सकें। अब देखिए, इसमें आपको बताना क्या है, आज कुछ हम प्रॉपर्टीज की यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं आपसे। जैसे कि पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया ही गया है कि हम इसकी अगली प्रॉपर्टीज जैसे कि आयनन विभव के साथ साथ धात्विक एवं परमाणविक त्रिज्या मैंने पहले ही बता दी है। धातु और अधात्विक गुण की बात करेंगे, इसकी गलनांक और क्वथनांक की चर्चा करेंगे आपसे। और इनमें जो अदर नेचर होते हैं, जैसे कि इनकी साइज के आधार पर कैसे क्या डिस्कशन करना है हमें, उन सब चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपसे, वो है आयनन विभव। क्या? आयनन विभव। समूह 15 के सदस्यों का आयनन विभव किस तरह से परिवर्तित होता है, किस तरह से चेंज होते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आइए चेक करते हैं पहले यहाँ पे आयनन विभव को। आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, तो इस आयनाइजेशन पोटेंशियल को आप आयनन विभव या आयनन ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि आयनन ऊर्जा होती क्या है। तो ये कहा जाता है कि किसी गैसीय विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उस तत्व का आयनन विभव कहा जाता है। क्या कहा आपने? किसी गैसीय विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। ठीक, परिभाषा समझ में आ रही है आपको? मैंने ये कहा कि किसी गैसीय विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा कही जाती है। ठीक, अब देखिए, जब ये आयनन ऊर्जा आपने बताया, इसकी डिफिनीशन, अब हमें ये देखना है कि इसका क्रमिक परिवर्तन कैसा आता है, मतलब आवर्त और वर्ग में ये किस तरह से चेंज होते हैं, इनके बारे में हमको डिस्कस यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ग की, तो आपको ये पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणुओं की जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती जाती है। पिछली वीडियो में ये चीज आपने डिस्कस की हुई है। तो क्या कहा आपने कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणुओं की जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। तो त्रिज्या बढ़ने का जो यहाँ पे तात्पर्य है, मतलब क्या हुआ, उसकी साइज बढ़ रही है। जब साइज बढ़ेगी तो जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे और नाभिक के बीच का जो आकर्षण होगा वो वीक होगा, और आकर्षण बल कम होने की वजह से वहां इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको आसानी होगी। समझ रहे हैं ना? जैसे जब अगर दो एटम है वहां पर, मतलब कोई भी अगर दो एटम होते हैं, उनके बीच की दूरियां बढ़ती जाए तो आकर्षण कम होता जाएगा। इसी तरह से कहा जा रहा है कि नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण कम होता रहता है। इस कारण से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक आसानी होती है। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन आप वहां से आसानी से निकाल सकते हैं तो क्या हुआ, उसमें कम ऊर्जा लगानी पड़ी आपको। इसका अर्थ क्या निकला यहां से कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के आयनन विभव का मान जो होता है वो घटता है। मतलब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के आयनन विभव का मान घटता है। ठीक,
और आपको ये बताया गया है कि लगभग जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे बताई जाती हैं, उन प्रॉपर्टीज में अगर कोई भी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वर्ग में वो कम हो रही है तो स्वाभाविक है आवर्त में बढ़ेगी। ठीक, कुछ एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं, बट आप ये जानते रहिए कि मिनिमम केसेस में ये चीजें आपको मिलेंगी ऐसे ही। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब अगर हम आवर्त में चलते हैं तो इसमें क्रम परिवर्तन क्या होता है, तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान, तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बाएं से दाएं जाते हैं वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, कोष उतने ही रहता है। किसी भी आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो उनमें कोषों की संख्या उतनी ही रहती है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ काफी तेजी से अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। जब उनको तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो क्या होगा, आकर्षण ज्यादा रहेगा। आकर्षण ज्यादा होने की वजह से वहां इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें अधिक ऊर्जा लगानी होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आनंद विभव जो होता है वो बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आनंद विभव घटता है। ठीक, अब देखिए जब इसमें एक जो क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन का आयन विभव ऑक्सीजन के आयन विभव से उच्च होता है, क्या कारण है कि नाइट्रोजन का आयन विभव ऑक्सीजन के आयन विभव से उच्च होता है, जबकि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। तो आपने कहा ना बाएं से दाएं जाने पर आयन विभव बढ़ता है, तो इस केस में नाइट्रोजन का आयन विभव कम होना चाहिए था और ऑक्सीजन का ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका क्या रीजन है ये हम लोग देखते हैं पहले। तो देखिए आप नाइट्रोजन में जब नाइट्रोजन का विन्यास करते हैं तो इनके 1s2 2s2 2p3 मिला आपको। तो इस केस में आप यहां दिखाते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पे। इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन को दर्शाते हैं तो भाई इसका 1s2 2s2 2p4, आप इसकी p कक्षक में इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं, ये p कक्षक में इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं। तो क्या केस है इसका, देखिए इनमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कक्षक कैसे होते, अस्थाई होते हैं, मतलब कक्षक या तो अर्धपूर्ण हो या पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, तो वह अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक अस्थाई होता है। तो ये कक्षक क्या है, अस्थाई है अपेक्षाकृत इस कक्षक के। ठीक, तो अस्थाई कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा लगानी होती है, अस्थाई कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फलस्वरूप उसका आयन विभव भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, चीजें समझ में आ रही है। क्या कहा मैंने कि भाई इसका जो नाइट्रोजन का है इसका पी कक्षक अर्धपूर्ण है, और यहाँ ऑक्सीजन में जो उपस्थित पी कक्षक है वो ना तो अर्धपूर्ण है और ना ही पूर्ण रूप से भरा है। तो ये अर्धपूर्ण कक्षक क्या है, इसकी अपेक्षा अधिक अस्थाई है, और अस्थाई कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फलस्वरूप इसका आयन विभव क्या होता है, उच्च होता है। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, पूछे भी गए। क्वेश्चन क्या था कि नाइट्रोजन का आयन विभव, नाइट्रोजन का प्रथम आयन विभव द्वितीय नाइट्रोजन का प्रथम आयन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयन विभव से उच्च होता है, क्यों? तो आपने कारण बताया कि नाइट्रोजन में उपस्थित जो पी कक्षक है वो अर्धपूर्ण है, जबकि ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है। अर्धपूर्ण कक्षक अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं, इसलिए अस्थायी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फलस्वरूप उसका आयन विभव अधिक होता है। ठीक, तो ये था आयन विभव का केस। अब क्या होता है कि अगर किसी एक ही एटम से क्या करते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं। भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसे आप प्रथम आयन विभव कहते हैं, 2 निकालते हैं तो द्वितीय आयन विभव करते हैं, 3 निकालते हैं तो तृतीय आयन विभव कहते हैं। इस तरह से आगे भी चलता जाएगा। तो मतलब यहाँ पे है क्या कि एक रूल आपको यहाँ पता होना चाहिए, in+1 ग्रेटर in। मीन्स क्या हुआ इसका, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल रहे हैं तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। यहाँ पे हमने निकाला 1+1 मतलब 2, तो सेकंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड वाला आयन विभव है वो पहले वाले आयन विभव से अधिक होगा।
मीन्स क्या हुआ कि अगर इस कंडीशन में जैसे यहाँ n+1 है और यहाँ n है, तो इसमें हमने 1 रखा, यहां भी 1 रखेंगे, तो क्या मिला, I2 मिला। मीन्स I2 ग्रेटर है I1। I2 क्या शो कर रहा है यहाँ पे, I2 ये बता रहा है कि इसका ये सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है, और I1 क्या बता रहा है, इसका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो आपका होता है ये स्ट्रॉन्ग, मतलब इसकी कंपेरिजन में यहाँ पे क्या होगा, अधिक ऊर्जा लगानी होगी आपको, क्योंकि उसी सबसेल से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना। तो उस समय क्या होगा, उस नाभिक का जो आकर्षण रहेगा वो उस पर ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने की वजह से आपको अधिक ऊर्जा लगानी होती है। इस तरह से जो भी सीक्वेंस में, जैसे द्वितीय का प्रथम से अधिक, तृतीय का द्वितीय से अधिक, चतुर्थ का तृतीय से अधिक, इस तरह से आप कंपेरिजन करवा सकते हैं। ठीक, अब आते हैं कुछ ऐसे आयंस होते हैं जहां पे आपको उसके आयन विभव बताने होते हैं। जैसे सपोज करिए कि आई है, ठीक, अब आई मतलब यहाँ पे आयोडीन, ये आयोडाइजेशन पोटेंशियल देखा था, ये आयोडीन है मेरा, तो इस आयोडीन पे पॉजिटिव आ गया और एक आयोडीन पे नेगेटिव दिखा दिया गया। पूछा गया इनके आयन विभव का क्रम क्या होगा, इनके आयन विभव का क्या क्रम होगा, ये चीज आपको बतानी है। तो देखिए क्या है इसमें कि जो ये आयोडीन है, पहले तो आप ये समझिए कि अगर कोई पॉजिटिव वाला एटम्स वहां पे आता है और कोई निगेटिव एटम्स आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जब भी उनकी आयन ऊर्जा की बात की जाए, भाई अगर आयन ऊर्जा का अर्थ क्या हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है। अगर ये आई पॉजिटिव आ रहा है, आई पॉजिटिव, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, आई नेगेटिव आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, और ये आपका मूल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन देख रहे बढ़ रहा है, अस्थायित्व की तरफ बढ़ रहा है, और जब अस्थायित्व की तरफ ये बढ़ रहा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको क्या होगा, अधिक ऊर्जा लगानी होगी। मीन्स इस केस में आई नेगेटिव की आयन ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है। तो आयन ऊर्जा या आयन विभव का केस आपको इसी के आधार पर समझाया जा रहा है कि पहले इसमें जो मैंने आपको बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आप जाते हैं तो उसके आयन विभव का मान घटता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो आयन विभव का मान बढ़ता है। आपको एक क्वेश्चन इसमें बताया गया, क्वेश्चन ये रहा कि नाइट्रोजन का प्रथम आयन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयन विभव से उच्च होता है, क्यों। तो आपने रीजन बताया कि नाइट्रोजन में अर्थपूर्ण कक्षक होते हैं जबकि ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता है। ठीक, यही केस आपको बेरिलियम और बोरान में बताने होते हैं। बेरिलियम का प्रथम आयन विभव बोरान की अपेक्षा उच्च होता है, तो इसका भी रीजन यही है कि जो बेरिलियम होते हैं उनका यस कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है, जबकि बोरान में पी कक्षक अपूर्ण रहता है। इस कारण से बेरिलियम का प्रथम आयन विभव उसके बोरान के प्रथम आयन विभव से उच्च होता है। ठीक, मतलब आवर्षाणी में आपको इसे दो यहाँ पे ये अनियमितताएं देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आयन विभव वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आपसे इसके धात्विक गुण की, किसकी, मतलब इस समूह 15 के धात्विक गुण किस तरह से परिवर्तित होते हैं। तो धात्विक गुण में आपको क्या जानना है इसका, और हाँ ये बताया गया ना मैंने कि यहाँ पे द्वितीय आयन विभव जो होगा वो प्रथम आयन विभव से उच्च होता है, मतलब जो भी उससे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसके पहले वाले जो भी आपके आयन विभव लगे हुए हैं उनकी कंपेरिजन में वो अधिक होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके आगे। इसमें मेटेलिक कैरेक्टर जो इसका है, धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखिए मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या कहती है इसमें, जैसे धात्विक गुण का अर्थ यही होता है कि कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। भाई जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करे उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, है ना। तो भाई इसमें क्या होगा, अधातु में ऐसी प्रवृत्ति तो होती नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करे, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसमें कुछ मेटेलिक कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण जो होता है वो बढ़ता है। इस वर्ग में अर्थात समूह 15 के तत्वों का जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इनके धात्विक गुण का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जैसे बताया गया कि ऊपर सबसे पहले आपने बताया है कि
नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं वो अधातु होते हैं। ठीक, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु होते हैं। उसके बाद बिस्मथ धातु में आता है। तो भाई ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और अब जब बाएं से दाएं जाते हैं किसी भी आवर्त में, तो उसका धात्विक गुण वहां पर घटता है। यहाँ पे तो हालांकि हमको समूह 15 की ही बात करनी है, तो इसमें आपको यही बताना है कि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इनमें धात्विक गुण बढ़ता है, अर्थात नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं वो अधातु होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं वो उपधातु होते हैं, बिस्मथ जो आपका होता है वो धातु होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका धात्विक गुण आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक, फिर आगे बात करते हैं इसके अधात्विक गुण की। अधात्विक गुण की तो भाई अभी इसी के आधार पे इसका जस्ट अपोजिट, अगर धात्विक गुण बढ़ रहा है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, तो स्वाभाविक सी बात है अधात्विक गुण क्या हो, घटेगा। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के आध्यात्मिक गुण का मान घटता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनके आध्यात्मिक गुण बढ़ते हैं। मतलब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आध्यात्मिक लक्षण या आध्यात्मिक गुण जो होते हैं वो बढ़ते हैं और धात्विक गुण घटते हैं, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और आध्यात्मिक गुण घटता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आपको। अब देखिए इसके बाद जो इनमें अगला कैरेक्टर आपका आता है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण अवस्था का। इसको ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। ऑक्सीकरण अवस्था का सारे इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, और कर चुका हूं तो ठीक है, नहीं किया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, जैसे मैं बात करूं अगर समूह 15 के सदस्यों की, तो इनमें जो सदस्य हैं हमारे पास, उनका आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 NP3 होता है। NH2 NP3 होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जैसे जैसे आप नीचे की ओर आते हैं, वर्ग में नीचे की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ये NS वाले इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। NS वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंध बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं लेते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी यूज नहीं किए जा रहे हैं अभी ना, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो मीन्स क्या हुआ, ऊपर सदस्य हो सकता है यूज कर रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, भाई इस पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सामान्य रूप से इस वर्ग के जो सदस्य हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं वो 3 और 5 दर्शाते हैं। कितना, 3 और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दर्शाते हैं। तो इसके बाद कुछ और भी ऐसे इसमें एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जहां इसके अतिरिक्त भी हो सकता है, कुछ तत्व दिखाते हैं वो अपने एक अलग नेचर की वजह से। और इनमें जैसे नाइट्रोजन की अगर हम आपसे चर्चा करें तो नाइट्रोजन -3 से लेकर के +5 तक की, -3 से लेकर के +5 तक की सभी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, उस पर कंपाउंड भी बनाता है अपना। जबकि आप फास्फोरस को देखिए, वो 3 पे बनाता है, 5 पे बनाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जहां +1 पे भी वो फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसका भी होता है निर्माण। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉमन इसकी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊं आपको, वो 3 और 5 होता है। कुछ भाई स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग, कुछ अपने स्पेशल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, जिसमें केवल हो सकता है एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता हो, एक से अधिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हो। तो यहाँ पर जो होता है, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो अस्थायित्व होता है वो घटता है। मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण जो होता है वो घटता है, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन करने का गुण जो होता है वो बढ़ता है। मतलब क्या हुआ कि ऊपर के सदस्य जो हैं वो +5 तो दिखाई रहे, ऊपर से नीचे की ओर आप आते हैं तो +5 की जो अस्थायित्व है, डेट मीन्स +5 प्रदर्शित करने का जो गुण है वो धीरे धीरे घटता जाता है।
ठीक, वो धीरे धीरे घटता जाता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके NS वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अक्रिय युग्म प्रभाव जनरेट हो जाता है। अक्रिय युग्म प्रभाव जनरेट हो जाता है, जिसके कारण से ये NS वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इससे यह तात्पर्य निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर +3 आक्षेपण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है और +5 आक्षेपण अवस्था का स्थायित्व घटता है। ठीक, और इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन जो होता है वो -3 से +5 तक की सभी आक्षेपण संख्याओं को प्रदर्शित करता है। इसके कंपाउंड अगर जिसको जानना हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे कि हाँ जानना, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा वहां पे, और नहीं तो अगले वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज जो इसमें संयोजकता की अगर हम बात करते हैं आपसे, संयोजकता की यदि हम आपसे बात करते हैं तो इस केस में आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन वर्ग के सदस्य होते हैं वो 3 और 5 संयोजकता का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि 3 और 5 संयोजकता ये वर्ग दर्शाती है। ठीक है, तो इस आधार पर आपने यहाँ पे आक्षेपण संख्या को देखा, धात्विक और अधात्विक गुण को देखा, आयन विभव जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आक्षेपण अवस्था, साथ साथ संयोजकता, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर इसमें कुछ कहीं दिक्कत लगती हो किसी को तो जरूर बताएं। और इसके बाद इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो लगभग यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। गलनांक और क्वथनांक में आप अणुभार के अकॉर्डिंग, मतलब उसके परमाणु भार के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी जो बची हुई चीजें हैं उनको हम अगले वीडियो में कलेक्ट करेंगे, और इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी, जैसे कि इसके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, इनके हाइलाइट्स कैसे होते हैं, और इनके हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं अगर फॉर्म करते हैं तो, और हाइड्राइड कैसे होते हैं अगर बनते हैं तो इन सारी चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर किया करें, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें। जो भी नए व्यूअर्स चैनल पर जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।